सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अपडेट। तो चलिए हम आपके सामने पॉलिटिकल साइंस का बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर का फाइनल ईयर वालों का क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 मतलब इकाई 1 का चैप्टर नंबर 2 आयाम आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी और सांस्कृतिक, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे वीडियो में। ठीक है, तो इसके पहले की वीडियो आपको कैसे लगी उसमें ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा, और ये वीडियो जो बना रहे उसमें कैसे। तो चलिए इसमें मैं ये देखिएगा, मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि वीडियो थोड़ा छोटा हो, लेकिन आपको पता है कि मैं थोड़ा समझाने लगता हूँ तो थोड़ा अच्छे से अंदर से जुनून आया था कि बच्चे को थोड़ा समझाओ तो सही समझाओ, ना तो हम क्यों समझाएं, क्या फ़ायदा हमें देखने का या क्या फ़ायदा आपको बताने का। ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ ही ना सके। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मन लगा के पढ़ना है और मन लगा के आपको ध्यान देना है, जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स बन सके। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना ले, तो आपको थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे, थोड़ा लॉन्ग भी बताएंगे। जो अच्छा लगेगा वो शॉर्ट में, जो लॉन्ग अच्छा लगेगा वो उसे लॉन्ग भी कुछ करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा देख लेते हैं परिचय इसका क्या है, फिर वैश्वीकरण और संस्कृति, वैश्वीकरण का वैश्विक गाँव, सांस्कृतिक वैश्विक सुविधाजनक बनाने वाले कारक, वैश्वीकरण का सांस्कृतिक आयाम और वैश्वीकरण का तकनीकी आयाम, वैश्वीकरण का तकनीकी आयाम की चुनौतियाँ, वैश्वीकरण का विरोधी आंदोलन और सारांश। ठीक है, तो आपको मैं बता दूँ, पहला आपको बता दूँ कि मैं इसमें क्या बताऊँगा आपको। वैश्वीकरण और संस्कृति आपका मेन चैप्टर है, ये गाँव के बारे में तो आएगा नहीं, गाँव के बारे में। अब इसके सांस्कृतिक वैश्वीकरण सुविधाजनक बनाने वाले कारक थोड़ा बता दूंगा अगर आएगा तो। अब वैश्वीकरण का मेन है कि देखिए आयाम पूछता है, तो आयाम आपको मैं बहुत समझाऊंगा प्यार से दम, और तकनीकी आयाम बताऊंगा, और तकनीकी आयाम की चुनौतियाँ क्या है वो बताऊंगा, और फिर लास्ट में आपको विरोधी आंदोलन क्या है वो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो परिचय में क्या बताऊँ, परिचय में आपको देख लेना है। ठीक है, अब चलिए हम ज़्यादा पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट पर आपको लेकर जाना है। ठीक है, ये सब आपको सॉरी गाइस थोड़ा चैप्टर में बड़ा कर दूँ। अब देखिए हम सबसे डायरेक्ट आ गए इनके मेन पॉइंट पर। ठीक है, अब देखिए पहला इसमें क्या कर रहा है, वैश्वीकरण और संस्कृति। पहला आपको क्वेश्चन बना लेना है कि वैश्वीकरण की संस्कृति क्या है। ठीक है, तो देखिए आपको इसमें क्या लिखना है कि सर्वप्रथम हमें ये समझने की आवश्यकता है कि संस्कृति शब्द से क्या तात्पर्य है। सही, ये देखिए इसका कहना सही है कि हमें पहले ये समझना चाहिए, या ये हमें समझने की आवश्यकता होनी चाहिए कि संस्कृति जो शब्द है उसका तात्पर्य क्या है, उसका मतलब क्या है भाई। तो चलिए हम बताते हैं उसका मतलब भी क्या है। तो देखिए संस्कृति को अक्सर व्यक्ति या लोगों के समूह के लिए जीवन एक तरीके के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें क्या होता है विश्वास, दृष्टिकोण, प्रतीक और लोगों के व्यवहार और सोचने का तरीका शामिल होता है। ये क्या होता है, किस में होता है, सांस्कृतिक में। ठीक है, बिल्कुल ईजी है गाइस, बस थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा तो आराम से लिख लीजिएगा पेपर में, कुछ हार्ड नहीं है। लोगों को लगता है कि पॉलिटिकल साइंस हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सुनिए, बस गौर से सुनिए, आपको बहुत अच्छा दिलाऊंगा, विश्वास दिलाऊंगा, आपको बहुत प्यार से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सब जो सोचने का तरीका वो शामिल होता है। ये एक ऐसा शब्द है जो कला, विश्वासों और सामाजिक मूल्यों के मानदंडों, सामाजिक व्यवहार और सामाजिक रूप से क्या करता है, प्रसारित व्यवहार प्रतिरूप को संचारित करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें संस्कृति को एक ऐसी वस्तु के रूप में देखने की आवश्यकता है जो स्थिर नहीं बल्कि समय के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में बदलती रहती है। तो जहाँ जहाँ में पैराग्राफ चेंज है, पैराग्राफ लगा हुआ है, ये चिन्ह लगा हुआ है, वहाँ आपको पॉइंट चेंज करना है, पॉइंट में आपको लिखना है। ठीक है, अब हम बता रहे हैं कि चारों ओर दिखने वाले संस्कृतियाँ हमेशा क्या होते हैं, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तत्वों के साथ ढलती बदलती रही है और परस्पर एक दूसरे को प्रभावित क्या करती है। इसी तरह संस्कृतियों को हाल के रुझानों ने क्या कर दिया, आकार दे दिया है कि कैसे दुनिया भर में लोगों के प्रौद्योगिकी के विकास, परिवहन के तरीके एवं वित्तीय प्रणाली एकीकरण के कारण परस्पर एक दूसरे को क्या किया है, प्रभावित किया। ठीक है, अब चलिए देखते दूसरे पैराग्राफ में क्या कर रहा है कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयामों को दुनिया में एक दूसरे पर विविध सांस्कृतिक प्रभाव का विस्तार, आवाजाही और गहनता के रूप में वर्णित किया जा सकता है। हालांकि हमें यह समझने की आवश्यकता है कि वैश्वीकरण की और संस्कृति ने जटिल तरीके से एक दूसरे को क्या किया है, प्रभावित कर दिया है। तो वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम में विचार, मूल्यों, साझा संस्कृति और यहाँ तक कि संस्कृति में साझा उपभोग, प्रतिरूप का आदान प्रदान शामिल है। एक स्तर पर इसे एक ऐसी प्रक्रिया माना जाता है जिसमें क्या होता है, संस्कृतियों का आदान प्रदान और साझाकरण शामिल होता है। ये आपकी हो गई। और जबकि दूसरी ओर क्या होता है, इसमें संदेह की दृष्टि से भी देखा जाता है, जो संस्कृति पर क्या होता है, वैश्विक कई निहितार्थों के नए युग की उपनिवेशवाद के एक पहलू के रूप में क्या होता है, देखा जाता है। नए युग का उपनिवेश जिसमें विकसित और पश्चिमी राष्ट्र ने केवल बाजार के माध्यम से बल्कि संस्कृति के माध्यम से भी क्या किया है, विकासशील देशों और उत्तर औपनिवेशिक राज्यों में क्या किया, प्रभाव बनाए रखने में सक्षम है। ठीक है, तो ये आपको कुछ होगा, या थोड़ा आपको ही पढ़ लेना है। ठीक है, अगर मैं सारा बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, कुछ आपको ही पढ़ लेना है गाइस। ठीक है, तो ये देखिए
अब चलिए हम दूसरे पैराग्राफ पर जाते हैं। थोड़ा इसमें क्या कर रहा है कि एक प्रसिद्ध विद्वान है जो जिन्होंने वैश्वीकरण के अध्ययन में क्या किया, अत्यधिक योगदान दिया। तो क्या दिया भाई, थोड़ा हम ये भी बता दें आपको कि इसमें कहा कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम की जटिल प्रकृति का विश्लेषण करने के लिए एक बहुत ही उपयोगी सैद्धांतिक उपकरण प्रदान करते हैं। कौन सा उपकरण है वो भी आपको बताए कि अपादुराई का उल्लेख है कि वैश्वीकरण एक जटिल प्रक्रिया है और वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम भी इसी तरह से जटिल है। उनका कहना है कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक पहलुओं को विकसित बनाम विकासशील दुनिया, पश्चिम बनाम गैर पश्चिम या उत्तर बनाम दक्षिण के बीच एक कठोर दोहरे रूप में समझाया नहीं जा सकता। वैश्वीकरण के निहितार्थ जटिल और बहुआयामी, उनके अनुसार एक ऐसे अलग अलग तरीके हैं जिनसे संस्कृतियाँ एक दूसरे को क्या करती है, प्रभावित करती है। और उन्होंने दुनिया भर की संस्कृतियों पर वैश्वीकरण की प्राकृतिक और प्रभाव का वर्णन करने के लिए 5 अलग अलग स्केप का उल्लेख किया। तो 5 अलग अलग स्केप क्या है, मैं देखिए इसमें भी आपको बता दूँ कि 5 स्केप टेक्नोस्केप से तकनीकी दृश्य, मीडिया स्केप्स में आता है मीडिया परिदृश्य, एथनोस्केप्स में आता है जातीय परिदृश्य, और फाइनेंस स्केप्स में आता है वित्त परिदृश्य, और आइडियोस्कोप्स में आता है वैचारिक परिदृश्य। ये जो 5 आपके इसमें आपके इन्होंने कहा रखा है संस्कृति जो 5 अलग अलग है जो स्केप का उल्लेख किया गया है। तो जातीय परिदृश्य शरणार्थी, आर्थिक प्रवासी या अन्य उद्देश्यों के लिए पूरे देश में लोगों को क्या होती है, आवाजाही की संदर्भित करता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके है। देखिए इसमें जैसा कि टेक्नोस्कोप के बारे में बताया गया है, और फिर आपको मीडिया स्कोप्स के बारे में बताया गया है। देखिए इसमें दे रखा, फिर आइडिया स्कोप्स के बारे में बताया रखा है। ये आपको पढ़ लेना है, ध्यान से पढ़िएगा, आ भी सकता है। ठीक है, और फिर देखा पे ट्यूनीशिया। अब चलिए वैश्वीकरण और वैश्विक गांव, तो इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि इसके बारे में आपको चर्चा नहीं करूँगा, जो मैंने वो आपको चर्चा करूँगा। बाकी मैं आपको दिखा दूँ 1-2 सेकंड के लिए, तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा पढ़ लीजिएगा, पढ़ना चाहिएगा। ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा स्पीड ना लेते हुए आप थोड़ा सा दिखाते हैं। ये देखिए आपको कर लेना है। अब देखिए थोड़ा सा जो सुविधाजनक बनाने वाला कारक है, थोड़ा कारक पर ध्यान दे दें। ठीक है, दूसरे हेडिंग पे तो देखिए सांस्कृतिक वैश्वीकरण को सुविधाजनक बनाने वाले कारक कौन कौन से, तो थोड़ा सा ये भी देख ले कि सांस्कृतिक मध्य विचारों और सूचनाओं को प्रभाव को बढ़ा देने में मीडिया और सोशल नेटवर्क समूहों की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण कारक रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका आ गया है कि सांस्कृतिक वैश्वीकरण को सुविधाजनक बनाने वाले कौन से कारक है। तो आपको लिख लेना है कि सांस्कृतिक मध्य में विचारों और सूचनाओं को प्रभाव को बढ़ावा देने में मीडिया और सोशल नेटवर्क समूह की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण क्या है, कारक रही है, जो उदाहरण के लिए अरब स्प्रिंग का प्रमुख रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग के माध्यम से तेज किया गया है, जो आईटी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और नए विकास का परस्पर संबंध के पैमाने को बढ़ावा दिया है और महाद्वीपों में संचार के लिए लगने वाले समय का कम कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप विचारों, मूल्यों और सूचनाओं का अधिक संचार और आदान प्रदान होता है। तो जहाँ आपका पैराग्राफ है वहाँ से आपको पॉइंट चेंज करके आपको लिखना है एग्जाम सेंटर में। ठीक है, तो इसमें लोगों की आवाजाही की सुविधाजनक बनाने वाले परिवहन और बुनियादी ढांचे का विकास एक अन्य प्रमुख कारक बन गया है, जिसने प्रासंस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया है। परिवहन के तेज और कुशल साधनों का विकास ने लोगों के लिए आवाजाही के पैमाने और गति में क्या कर दी, वृद्धि की है। ठीक है, तो ये हो गए। अब आप देखिए आर्थिक अंतर्निर्भरता को बढ़ते पैमाने, गति और नौकरी एवं अवसरों की तलाश करने वाले लोगों की आवाजाही ने भी प्रासंस्कृतिक आवाजाही को प्रभावित किया है, जो आर्थिक कारणों के अलावा विभिन्न स्थानों की राजनीतिक स्थिरता और अनुकूल वातावरण वाले स्थान पर लोगों की आवाजाही संस्कृति विचारों के मिश्रण में क्या क्या है, योगदान देने वाले कारक है। ठीक है, ये कुछ हो गए। ये आपको कारक बिल्कुल छोटे देखिए आपको समझ में आएगी होगा। अब चलिए मेन टॉपिक की हम बात करते हैं गाइज कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयामों का विश्लेषण, और ये 100% गारंटी, 100 में से मैं 99% कहता हूँ कि ये आपका क्वेश्चन में ज़रूर आएगा। इसे ध्यान से आप पढ़ेगा, ध्यान से आप मेरी वीडियो देखिएगा, ध्यान से मेरी आवाज़ को सुनिएगा। ठीक है, तो चलिए बस वीडियो अगर अच्छा लगे तो हर एक दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि आपके जो दोस्त भाई बहन जो भी पेपर दे रहे हो उन्हें शेयर कीजिए और वो आराम से पढ़े। ठीक है, अब देखिए बहुत सी ऐसी चीज़ होती है कि पढ़ने आप बैठे हो तो आपको पढ़ा नहीं जाएगा, लेकिन उस चीज़ को आप सुनोगे ना और देखोगे ना तो 100% गारंटी कि आपको वो चीज़ याद भी होगी और आपको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है, इसलिए मैं बीच में थोड़ा थोड़ा ये सब मोटिवेट आपको करता रहता हूँ, जिससे कि आप पढ़ सको। ठीक है, तो देखिए क्या है, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयामों का विश्लेषण सबसे मेन टॉपिक है। अब इसकी हम चर्चा करते हैं और पॉइंट में आपको लिखना है इसका आंसर गाइड। ठीक है, देखिए क्या इसमें कहा गया है कि सांस्कृतिक वैश्वीकरण एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है, ये कई विद्वानों ने तर्क किया है कि बल्कि विभिन्न प्रकार के निहितार्थों वाली एक जटिल प्रक्रिया। सांस्कृतिक वैश्वीकरण के कुछ क्या है, निहितार्थों की सांस्कृतिक संकरता, सांस्कृतिक समरूपता और यहाँ तक कि संस्कृतियों के संघर्ष के रूप में माना गया है। जो सांस्कृतिक संकरता से संबंधित विचार बताते हैं कि विभिन्न संस्कृतियों के मिश्रण से क्या होता है, कठोर संस्कृतियों के बजाय तरल संस्कृतियों का निर्माण होता है। देख लो कैसी बात बताया गया है कि कठोर संस्कृतियों के बजाय तरल संस्कृतियों का क्या होता है, निर्माण हुआ है। ठीक है, अब दूसरी ओर सांस्कृतिक समरूपता पर विचार दुनिया को एक में एकीकृत करने और एक में मानकीकृत रूप मानने वाले रूप में व्याख्या करती है, जो
मुख्य रूप से पश्चिम से जन्मा और पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है। ये माना जाता है कि सांस्कृतिक वैश्वीकरण के एक क्या है समरूप उपभोक्ता संस्कृति के माध्यम से स्थानीय संस्कृतियों को विस्थापित करने और पश्चिमी संस्कृतियों को क्या करता है बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका है ना वहाँ से पॉइंट करिएगा और थोड़ा सा हेडिंग बना के लिखिएगा, आपके अच्छे मार्क्स मिलेगा। देखिए उदाहरण के लिए इसमें आपको जैसा बता गया ये आप पढ़ सकते हैं खुद। ठीक है, अब देखिए फिर दूसरा आपका मैं दूसरे हेडिंग में बता दूँ जो मेन है कि वैश्वीकरण को सांस्कृतिक के बीच बढ़ते संघर्ष की क्या किया गया प्रक्रिया में भी क्या किया है जोड़ दिया गया है, जिसे अक्सर सैमुअल हंटिंगटन के प्रसिद्ध लेख क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन मतलब सभ्यताओं के संघर्ष 1996 के माध्यम से अभिव्यक्ति मिली है। उनका तर्क है कि भविष्य में विशेष रूप से शीत युद्ध के बाद के युग में संघर्ष का प्रमुख स्रोत लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान क्या होगी और युद्ध संस्कृतियों के बीच होंगे। इसी तरह विद्वानों का कहना है कि वैश्वीकरण संघर्ष के बढ़ने का कारण हो सकता है। ये कुछ तर्क दिए हैं विद्वानों ने। अब देखिए तीसरा हेडिंग है कि वैश्वीकरण के बारे में कहा जाता है कि इसने स्थानीय संस्कृतियों को प्रभावित भी किया है और इसे अक्सर समरूपीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से स्थानीय संस्कृतियों को क्या किया है पुनर्निर्देशित और विस्थापित करने का एक कारण भी माना जाता है, जो साथ ही यह स्थानीय संस्कृतियों के पुनः दावे के लिए क्या होते हैं और जिम्मेदार उत्प्रेरक भी माना जाता है। ठीक है, अब देखिए आपका अब दूसरा आ गया वैश्वीकरण के तकनीकी आयाम। ठीक है, ये देखिए ये कौन सा आयाम था मैं थोड़ा सा दिखा दूँ आपको गाइस, सॉरी गाइस, ये आपके थे वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम। सांस्कृतिक आयाम में मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, अब आपको तकनीकी आयाम में आपको बताता हूँ। ठीक है, सॉरी गाइस, वैश्वीकरण के तकनीकी आयाम। देखिए वैश्वीकरण के तकनीकी आयाम में क्या है कि यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण के सबसे महत्वपूर्ण आयामों में से एक रही है। प्रौद्योगिकी माल संसाधनों को प्रवाह की प्रकृति, व्यापार, लेन देन, लोगों की आवाजाही और जानकारी साझा और प्राप्त करने के तरीकों में क्या है भारी बदलाव लाने के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार रही है। सीमाओं के पार प्रौद्योगिकी का प्रसार तकनीकी वैश्वीकरण की विशेषता है और प्रौद्योगिकी ने न केवल समाज के आर्थिक पहलुओं को प्रभावित किया बल्कि ये क्या किया है सामाजिक संस्थानों, जीवन के तरीकों और लोगों के बीच दृष्टिकोण को प्रभावित किया। देखिए इसमें तकनीक के बारे में पूछा, तकनीक आयाम, इसमें आपको अपने दिमाग से थोड़ा करना है और थोड़ा सा अगर ध्यान से मेरी वीडियो देखिएगा, बहुत से मेरी आवाज़ सुनिएगा तो आराम से समझ में आएगा। बस आराम से आप देखिएगा। ठीक है, इसमें तकनीकी के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, व्यापार के पैमाने और दायरे के निर्धारित करने में प्रौद्योगिकी ने एक मौलिक भूमिका निभाई है। जो लेन देन क्या है तकनीक है। जो ऑनलाइन क्या है तकनीक के रूप का उपयोग, अनुसंधान और विकास में प्रगति, राष्ट्रीय सीमाओं के पार मौलिक साधनों का उपयोग किया है। बातचीत और ऑनलाइन माध्यम से चर्चा ने इस परिदृश्य को क्या किया है बदल दिया है। ठीक है, जो कि समकालीन समय में आर्थिक गतिविधियों कैसे संचालित की जाती है परिष्कृत व जटिल मशीनरी के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने क्या किया है प्रसार, विनिर्माण के उन्नत तरीकों ने उत्पादन और रोजगार के पैटर्न को क्या किया है बदल दिया है। ठीक है, जो रोजगार का पैटर्न पहला हुआ करता था उसको क्या किया है बदल दिया है। और वैश्वीकरण के समर्थकों का तर्क है कि वैश्वीकरण के युग में प्रौद्योगिकी राष्ट्रों के बीच आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कारक रही है। ठीक है, तो ये कुछ है वो आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अब देखिए दूसरे हम हेडिंग बता दें आपको कि सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी ने लोगों को क्या किया है नियमित रूप से जुड़ने और संपर्क में रहने में सक्षम बनाया है। ये किसने किया है सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र ने। ठीक है, और परिवहन के तेज साधनों के विकास ने लोगों को क्या किया अधिक नौकरी के अवसरों, पारिवारिक दायित्वों और यहाँ तक कि अवकाश और पर्यटन के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बसने में सक्षम बनाया है। प्रौद्योगिकी और परिवहन ने लोगों के बीच निरंतर बातचीत और आवाजाही को सुगम बनाया है, जिस कारण से विभिन्न संस्कृतियों, मूल और यहाँ तक कि जीवन शैली में भी आपस में मिश्रित हो गई है। ठीक है, ये कुछ आपके हैं तो ये भी आपको पढ़ लेना, बाकी मैंने बता ही दिया गया आपको। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि अब दूसरी हेडिंग में बता दूं कि प्रौद्योगिकी सामाजिक संबंधों का आकार देने और स्थानीय स्तर पर संस्कृति को प्रभावित करने में सक्षम रही है। वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी, मीडिया और परिवहन द्वारा फैले एक आम संस्कृति का उपभोग वैश्वीकरण के सांस्कृतिक और तकनीकी आयाम की एक क्या है प्रमुख विशेषता है। ठीक है, जो आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं के अलावा तकनीकी वैश्वीकरण ने एक राष्ट्र की राजनीति को प्रभावित किया है। जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक सोशल मीडिया है। सही बात है, जैसे ट्विटर हो गया, आपका फेसबुक हो गया,